देखिए भावना जी, आपके मैं पीछे प्रोग्राम्स देख रहा था, लोगों ने अच्छे रिस्पांस दिए, लोगों ने बहुत लाइक किया और उसी कड़ी को आप यहाँ पे कंप्लीट मुझे लगता है करना चाहती हैं। तो आप एक सही सजेशन दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए इन्वेस्टर्स को कि क्या करना है उन्हें एग्जैक्टली। बिल्कुल जाइए, लेकिन स्ट्रैटेजी बना कर जाइए। तो फिर वो जो ब्लड बाथ आया उसका फायदा क्या हुआ? 1 लाख लगाऊं और 10 लाख कमाऊं। आप क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे 1 लाख को लगा देते हैं और वो जीरो हो जाता है। नुकसान और प्रॉफिट बिजनेस में लगा रहता है, उससे बचने के तरीके ढूंढे। अब ऐसी कोई और गलती ना करें कि आपका नुकसान और बड़ा हो। ये प्रोग्राम उनके लिए है जो नए लोग ये देख रहे थे कि जब ऊपर से गिरेगा तो मैं कब पकड़ूंगा, कब मैं ऊपर जाऊंगा, चढ़ूंगा। उनके लिए तो मौका है। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपए मत डालिए, लेकिन 30-40 रुपए डालिए। पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप 30% के हिसाब से एवरेज जरूर कर लीजिए। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। लोकसभा इलेक्शंस का इवेंट अब ओवर हो चुका है। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि पिछले देखिए इन रीसेंट डेज में आपने मार्केट में रैली भी देख ली और उसके बाद आपने ब्लड बाथ भी मार्केट में देख लिया है। कल आपको पता ही कि किस तरीके से सेंसेक्स 6000 पॉइंट्स तक भी डाउन चला गया था, निफ्टी 2000 पॉइंट्स तक डाउन चला गया था। ऑल्दो अगर हम अभी देखें तो अभी तो इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रह सकता है, इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी चाहिए, आगे जो मेन इवेंट हमारे होने वाले हैं, बजट आने वाला है, उन सारी चीजों में आपको निवेश करना है या नहीं करना है, आपका पैसा कहां बनेगा, हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर मार्केट एनालिस्ट मिस्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिटेल में समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें और आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। हाय रवि सर, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। जी थैंक यू, यहाँ पर फिर से मुझे एक बार बुलाने के लिए। देखिए क्या सोचा था और क्या हो गया। नारा तो 400 पार का था, एग्जिट पोल्स भी बहुत अच्छे से सामने आए थे, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था रिजल्ट एकदम उसके ऑपोजिट आया है। 272 का मार्क भी बीजेपी टच नहीं कर पाई। ऑल्दो इंडिया के साथ गवर्नमेंट तो बना लेगी अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं तो। मार्केट को इस वक्त आप कैसे देख रहे हो? कल मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला था, अब मार्केट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो ब्लड बाथ था वो तो कल मार्केट में आपने साफ साफ देख लिया, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 चीजें जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो पहली बात है कि जब बीजेपी जिस मैंडेट को चाहती थी वो मैंडेट उन्हें नहीं मिला। इनफैक्ट मोदी जी जिस एक्सपेक्टेशन से जीतने वाले थे वो जीत नहीं पाए। दूसरी बात है, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनवाया वहां की सीट हार जाना, वो सबसे बड़ा नुकसान, वो सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन मैंने ना सबसे पहले, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं, मैंने ये एनालिसिस करने की कोशिश करी कि ऐसा झटका लगा क्यों, क्योंकि उसके बाद पता चले कि होता क्या है। देखिए, जो मुझे समझ में आया कि पहली बात कि अयोध्या का डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन वहां की जनता इसलिए नाराज है कि उन्होंने अपना घर बनाया, उनका घर तोड़ा गया, एक्विजिशन किया गया। बाहर के लोग आज वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन वहां की लोकल जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा। सेम यही हालात कुछ बनारस के भी देखने को मिले। देखिए, जब किसी का घर टूटता है ना, तो उसको चाहे आप कुछ भी दे दीजिए, उसके घर का सपना कभी भी सही नहीं हुआ तो वो हमेशा नाराज रहता है। वो नाराजगी आपको वोट में यहाँ पर दिखाई दी, जो मुझे एक फंडामेंटल फैक्टर समझ में आया। देखिए, एनडीए 292 सीट पे 300 सीट पे आके मैंडेट तो क्लियर कर रहा था, लेकिन जो टीवी चैनल्स पे इतना ज्यादा चालू हुआ कि जेडीयू आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे, ये लोग दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो ये स्पेकुलेशन ने मार्केट को इतना ज्यादा डरा दिया कि आपको जो कंपनीज या जिन के बारे में चाहे अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया था, प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था, जब वो जाते हुए नजर आए तो मार्केट में वो ब्लड बाथ की तरीके से बहते हुए नजर आए। मार्केट की सिचुएशन आज आपने देखा कि जिस हिसाब से रिवर्सल आया, पूरे आपके जो पिछले इंटरव्यूज हुए उनमें भी यही समझाने की कोशिश की, इस दिन टेक्निकल और फंडामेंटल काम नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेगा तो एक ही, वो है न्यूज और न्यूज का इम्पैक्ट। और आपने यही देखा, घूम फिर के हम ऊपर भी गए, नीचे भी गए, यानी कि एक हफ्ते पहले हम 15 लाख करोड़ रुपए हमने कमाए, दूसरे दिन सब गंवाए। तो ये सिचुएशन, और बहुत से जो इंट्राडे ट्रेडर थे वो तो साफ हो गए। कई ब्रोकिंग हाउसेस में 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान आए, क्लाइंटों के बहुत बड़े पैसे साफ हुए। मुझे ऐसा लगता है अब वो भरोसा फिर से लौटेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी तो आपको उन्हीं शेयरों में वापस तेजी बनती हुई नजर आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, मैं जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इंडिकेशन देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के पहले ही
पार्ट में मार्केट में बहुत कुछ अभी बाकी है और उस बहुत कुछ को समझने के लिए आपके इस पूरे प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मार्केट में अगर हम कल के कंपैरिजन में देखें तो आज रिकवरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है जो ये वॉलिटिलिटी है ये कब तक जारी रह सकती है? सिर्फ बजट तक। जैसे ही बजट आएगा, जो ये आपको उतार और चढ़ाव का माहौल दिखाई दे रहा है, वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। और अब दूर के ऑप्शन जो सेल करके चल रहे थे, अब उनकी बारी आने वाली है। जो पहले बाय करके चल रहे थे अभी तक उनकी बारी थी। अब जो दूर के ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं और टाइम वैल्यू खाना चाहते हैं, टाइम डीके थीटा डीके की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, अब उनकी बारी है। ये मार्केट अब साफ साफ इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि बीजेपी को लेकर हम पहले सवाल में मैंने ये बात कही, क्योंकि हम बीजेपी को लेकर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मेजोरिटी के साथ आएगी, एनडीए के साथ अभी गवर्नमेंट तो बना ही लेगी, तो क्या बीजेपी का बहुत मेजोरिटी के साथ ना आना आपको लगता है कि मार्केट को भी और गिरा सकता है? फिलहाल मुझे ऐसा कोई रिस्क दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए चंद्रबाबू नायडू की तरफ अगर एक बार को पहले चलते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पार्ट है, 30 सीटें हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जेडीयू है। अब दोनों में कंफ्यूजन किस बात का है कि आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मझधार से चंद्रबाबू नायडू को खींचकर निकाल कर आज इस स्थिति में लाने वाली भी बीजेपी है। तो मुझे वहां पर कोई खास वीकनेस नहीं दिखाई देती। और आपने आज शाम तक में स्टेटमेंट भी सुन लिया कि अब चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ रहने वाला हूँ, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। एंड व्हाट अबाउट जेडीयू, क्योंकि उनका तो काम ही वही है। मैं उसी पे आने वाला था। अब जेडीयू की 15 सीट्स की बात कर लेते हैं। अगर जेडीयू जाते हैं तो क्या हमारे अखिलेश यादव जी कंटिन्यू कर पाएंगे, बिहार की और पार्टीज कंटिन्यू कर पाएंगे? तो जहां पर सिर्फ गठबंधन की सरकार है वहां पर तो ज्यादा ऑप्शन है और बीजेपी तो तोड़फोड़ में माहिर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए उतना रिस्क नहीं है। अगर कांग्रेस की बारी आती तो शायद वो ज्यादा रिस्क खड़ा होता। तो अगर जेडीयू टूटता भी है तो उधर की भी पार्टी से कई लोग टूट सकते हैं, प्लस अदर्स अलग बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सेंटिमेंट यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर फैलाई गई, न्यूज़ का इम्पैक्ट दिखाया गया, इस वजह से मार्केट ने इतना डर दिखाया। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है वो समझ रहे होंगे। आप देखिए डाउ जोन्स, देखिए आज जब ओपन हुआ तो डाउ जोन्स कल रात में पॉजिटिव क्लोज हुआ। भारत का इतना बड़ा इवेंट कि 6% मार्केट साफ हुआ और डाउ जोन्स पॉजिटिव खड़ा है। और आज तो मैं हैरानी इस बात की है कि मैं मॉर्निंग में जब देख रहा था सारे लोग ये कह रहे थे कि आज भी वो सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो मुझे थोड़ी सी तो हंसी जरूर आई। क्यों हंसी आई, मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज पहला इवेंट है उसका इम्पैक्ट उसी दिन होगा। उस दिन इवेंट में ये इम्पैक्ट था कि बीजेपी 240 पे रुक गई, 272 इटसेल्फ नहीं आई, राइट। तो वहां पर उसका इम्पैक्ट था। लोगों ने उसके बाद स्पेकुलेशन क्या चालू कर दिया कि अब वो डिप्टी पीएम बनना चाहेंगे, ये अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ये स्पेकुलेशन करना बहुत ही जो है वो घातक है मार्केट के हिसाब से अगर देखें। लेकिन मुझे मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, पॉलिसी मेकिंग पे भी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इवेंट देखें, 7 तारीख को अब पॉलिसी का डिसीजन है आरबीआई का, फिर उसके बाद बजट है। अब उस इवेंट को देखें, इलेक्शन इवेंट यहाँ पर ओवर हो चुका है। अगर आप भरोसे के साथ स्टॉक मार्केट पे बैठे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ी है और बढ़ेगी, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप हवा में उलझ रहे थे तो आप कहीं ना कहीं से अपने पोर्टफोलियो को खो बैठे। इनके अभी रिजल्ट की वजह से आप ऐसा कोई वॉलिटिलिटी नहीं देख रहे हो, रिजल्ट की वजह से आप गिरावट नहीं देख रहे हैं। अब जो भी इम्पैक्ट होगा 7 तारीख का होगा या फिर बजट के बाद का होगा। अब क्योंकि हमें अपने निवेशकों को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना है। मान लीजिए ये जेडीयू और टीडीपी जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है तो शेयर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? देखिए गड़बड़ अगर होती है तो फिर निवेशकों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, मेन सवाल मेरा ये है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इस समय भावना जी ये है कि क्या, मैं कहता हूँ इंडी गवर्नमेंट अगर आती है, दूसरी साइड की सरकार अगर बनाती है या बीजेपी इस सरकार को बनाती, इस समय रिस्क इस चीज का नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या खड़ा हो रहा है यहाँ पर? खड़ा इस बात का हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो बनेगी, इस तरीके की गवर्नमेंट, वो कितने साल अपने रिलेशंस को चला पाएगी। और उसी रिलेशंस के चला पाने की वजह से मार्केट में ये उथल और पुथल देखने को मिल रही है। क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन चला नहीं पाते। दूसरी तरफ है कि इंडी गवर्नमेंट अगर बनाने की कोशिश करती तो बीजेपी तोड़ने में भी अब माहिर हो चुके, उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस समय जो हालात बन रहे हैं वो मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए यहाँ पर रिस्क ज्यादा पैदा कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो मार्केट का जो सिनेरियो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से ज़्यादा
शॉर्ट टर्म पे एंट्री और एग्जिट इंपॉर्टेंट करता है, आप किस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि शेयर में 20-22% की गिरावट देखने को मिली कल के दिन। 20-22% गिरने के बाद मार्केट में अगर आप ये उम्मीद करें कि यहाँ से 10% और मार्केट साफ होने वाला है, तो वो सबसे बड़ा इल्यूजन है। जनरली 20-22% गिरने के बाद मार्केट में 5 से 8% की रैली दिखाई देगी। जब 8% की रैली आकर रुक जाएगी, तब वो दिन होगा, वो दिन डिसीजन होगा कि अब मार्केट का डायरेक्शन किधर जाने वाला है, आइदर डाउन और आइदर अप। अगर अप जाता है तो वहां से वापस से वो पूरी 20% की रिकवरी दिखाएगा, लेकिन अगर गिरा तो 30% तक की गिरावट भी दिखा सकता है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो कि आप जब कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं, जब कोई कंपनी देखते हैं, जब पूरा होल सिनेरियो देखते हैं, तो ये सिनेरियो बनता है। अब बीजेपी स्ट्रेंथ में है, पॉलिसीज लेकर के इतने कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल हैं वो कहीं ना कहीं से काफ़ी अच्छे हैं, जो लोगों को शायद सहायता करते हुए नजर आएंगे। इन्वेस्टर्स अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जो भी मार्केट में इस टाइम पे वॉलीटिलिटी, क्योंकि हम लोगों को क्या लग रहा था, हम पहले भी डिस्कस किए लास्ट कॉन्वर्सेशन में, हम लोगों को लग रहा था कि मार्केट अप जाएगा काफ़ी, लेकिन कल डाउन चला गया। इस गिरावट के बीच में, इस सुनामी के बीच में इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पूरे हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी वो रखें जिससे पैसा बनेगा? देखिए भावना जी, मैं पीछे प्रोग्राम्स देख रहा था, लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए, लोगों ने बहुत लाइक किया, और उसी कड़ी को आप यहाँ पे कंप्लीट मुझे लगता है करना चाहती हैं। जब पिछला प्रोग्राम जब हुआ था, लोग जाकर देखेंगे, तो उसमें हमने लास्ट में एक स्ट्रैटेजी दी थी कि आप लोग आज मार्केट में 30 से 35% मुनाफा ले लीजिए। जब मार्केट तेज थी उस दिन की बात करते हैं, एग्जिट पोल्स के बाद हाँ। और 30-35% का मुनाफा अगर काटा, आज वो टाइम आ जाता है जिसमें कि अब मार्केट में आपको 30-35% फंड से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप निवेश नहीं करोगे तो जो आपने पहले खरीदा है उसका एवरेज अच्छा हो जाएगा, और अगर आपने ऊपर खरीदा है और आज 35% खरीद लेते हो तो उसका भी एवरेज अच्छा हो जाएगा। दोनों के केस में आपको फायदा मिलने वाला है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजिकली। देखिए इस समय जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इस समय अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ, क्योंकि यही टिप्स भी दी जा रही है। आप मेरी मानिए, आप न्यूज चैनल्स को खोल के देखेंगे ना, जो भी एडवाइस है वो यही दी जा रही है, इस वक्त मार्केट से दूर रहे, इस वक्त मार्केट से दूरी बना के रखे। तो आप एक सही सजेशन दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए इन्वेस्टर्स को कि क्या करना है उन्हें एग्जैक्टली। दूरी बना ले, इन्वेस्ट कर दे, क्या करें? लेट मी करेक्ट दैट स्टेटमेंट। सबने ये कहा मार्केट से दूरी बनाकर रखिए। मार्केट से दूरी बनाने का सिंपल एक मतलब है कि मार्केट को इतना क्लोजली मत देखिए कि आपको डर लगे और उस डर की वजह से आप अपने सौदे को काट दें या फिर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को काट दें। इसका मतलब सिंपल यही है, और आप यही समझ कर चलिए कि मार्केट से दूरी बनाने का मतलब है जो जैसा है, आपने जिस स्टॉक को खरीद रखा है, जिस स्टॉक को पे आपकी होल्डिंग्स हैं, उनको मार्केट से रोज मत देखिए, रोज रिलेट मत करिए। पहला ये मतलब है, पहली चीज। दूसरा, आपको मार्केट में आप अगर क्लोजली वॉच नहीं करेंगे तो आप बहुत सी चीजों को मिस करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब 2005 था और निफ्टी अपने हाई पर थी तो सब कहते थे कि मार्केट पे आप निवेश मत करो, बहुत हाई पे चल रही, गिर जाएगी। 2014 आया, उस समय जब मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही थी, और उससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी मार्केट में यही कहा गया था कि अब इतना करप्शन हो चुका है, मार्केट गिर जाएगी। आज उन लेवल से कहां पर हम खड़े हुए हैं, जिन लेवल्स को कभी अचीव किया ही नहीं मार्केट ने। 2024 में अगर निफ्टी 22,500 पे खड़ी है, तो ये मान के चलिए कि 2026 में हम 25,000 की बात कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, और स्टॉक्स आपके उसी तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका ये सोचना कि आप मार्केट से दूर रहें, मार्केट में एंट्री ना करें, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन स्ट्रैटेजी बना कर जाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डेटा यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैंने पूरी स्टडी करी, मैं सिर्फ 3 महीने का एक डेटा आपको देता हूँ। 3 महीने पहले निफ्टी का जो रेट था वो था 21,700 रुपए का। जनवरी 1 जनवरी की सिर्फ बात करता हूँ, और पीछे जाएंगे तो और नीचे के लेवल मिलेंगे, ऊपर के तो मिलेंगे नहीं। बिल्कुल सही। 21,700 था। आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 22,300 पे। कल मार्केट कितना गिरा? 21,200 गिरने के बाद वापस क्लोज कितना हुआ? 21,700 के पास। यानी 3 महीने में अगर किसी ने निवेश किया था तो वो वहीं खड़ा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फिर वो जो ब्लड बाथ आया, उसका फायदा क्या हुआ? उन लोगों के लिए नुकसान आया जो चाहते थे कि मैं इस इलेक्शन का फायदा उठाऊं, 1 लाख लगाऊं और 10 लाख कमाऊं। वही हम लोग बात भी कर रहे थे लास्ट कॉन्वर्सेशन में, इवेंट बेस्ड में लोग क्या कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आप ट्रेड करोगे
तो आप 1 लाख लगाओगे 10 लाख पाओगे नहीं, लेकिन आप 1 लाख पूरे के पूरे गंवा बैठोगे। वही हुआ आपके साथ कल मार्केट में। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप की स्ट्रैटेजी अगर आप करिए, जैसे सपोज करिए इवेंट था, आप बिल्कुल अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर आपको, मैं 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, मैं 1 लाख के पोर्टफोलियो की बात करता हूं। अगर आपका सिर्फ 1 लाख का पोर्टफोलियो है और इस तरह का इवेंट आता है, 90,000 को छोड़ दीजिए, जो 10,000 बचा है ना, उससे जो मर्जी वैसा आप करिए, क्योंकि वो 10,000 अगर नुकसान हुआ तो नुकसान होकर 0 हो जाएगा, और अगर बना तो वो 10,000 से आप 50,000 भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचिए, ना कि आप उल्टा करें। आप क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे 1 लाख को लगा देते हैं और वो 0 हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ना करें। और इस समय मैं जो डेटा दे रहा था उसी पे वापस आ जाता हूँ। निफ्टी का मैंने बता दिया, आज भी देखें तो 2% पॉजिटिव पे, बैंक निफ्टी भी 1.5% पॉजिटिव पे, सेंसेक्स वहां से 2.5% पॉजिटिव पे। अब आ जाते हैं सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर आज 32% की रैली पे खड़ा है 1 जनवरी से। रेलवे काउंटर आज 35% की रैली पे खड़ा हुआ है। बैंकिंग काउंटर आज 22.5% की रैली पे खड़ा हुआ है। दूसरे माइनिंग की तरफ जाते हैं, वो यहां से 24% की रैली पे खड़ा हुआ है। सिर्फ मैं 1 जनवरी से बता रहा हूं। 3 सेक्टर हैं जिनमें की निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आईटी जो कि 7% निगेटिव है 1 जनवरी से, शुगर जो कि 18% निगेटिव है, केमिकल जो कि 12% निगेटिव है। बाकी सारे सेक्टर्स बढ़े हुए हैं। ये जो उतार और चढ़ाव आपने देखा, इसमें सिर्फ आपकी वैल्यू क्या हुई, आपने जो उस 3 महीने पहले निवेश किया 20% का प्रॉफिट और 0, यानी कि प्रॉफिट आपका 0 होता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ आप जो इन्वेस्टर हैं, आपके पास इन्वेस्टर कौन से हैं? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 महीने वाले इन्वेस्टर हैं। 1 साल पहले जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनको देखिए कोई डर नहीं है। उनको सिर्फ डर किस बात का है कि मिठाई लड्डू आया तो, पर मैं खा नहीं पाया, वो जमीन में गिर गया। लेकिन वो जमीन में गिर गया, कोई बात नहीं है, दूसरा लड्डू तैयार है, फिर से आपके हाथ में आने वाला है। अब अगला सवाल, कल 30 लाख करोड़ साफ हो गए, निवेशकों को नुकसान हो गया, क्योंकि हमें सारे निवेशकों का ध्यान रखना है। अब उन निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? उन निवेशकों को आप क्या एडवाइस देंगे ताकि जो उनके पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ आ गई है उससे वो रिकवर हो सके, जिनको कल नुकसान हो गया अपना ज्यादा दिमाग लगाने से? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नुकसान और प्रॉफिट बिजनेस में लगा रहता है, उससे बचने के तरीके ढूंढे। अब ऐसी कोई और गलती ना करें कि आपका नुकसान और बड़ा हो या फिर और नुकसान की तरफ जाए। आपने बात की 30 लाख करोड़ रुपए की, बिल्कुल आपने सही फिगर बताई, 30 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन मैं सिर्फ 1 दिन पहले ले जाता हूं जिसमें कि 15 लाख करोड़ रुपए को लोगों को फायदा आया था। तो यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ है, अगर आपने स्ट्रेटेजिकली चले हैं तो आपको थोड़ा नुकसान आया है, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कि यहाँ पर सबको सिर्फ नुकसान आया है। अब नुकसान आया तो देखिए, जब कहते हैं कि हमारे ग्रह दशा खराब हो, वास्तु साथ ना दे रहा हो, मार्केट में पैसा लगाते ही नुकसान हो रहा हो, गर्मियां बहुत हैं, 2-3 दिन छुट्टी काट आइए, जाकर थोड़ा बाहर घूम आइए, आपका ग्रह चक्र ठीक नहीं चल रहा है ऐसा मान लीजिए, किसी दूसरी चीजों पर दिमाग लगाइए, 2-4 दिन बाद मार्केट में आइए, आपको वापस से आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा, अप ट्रेंड का जो है उसका फायदा मिलेगा। अब दूसरी कैटेगरी जो जानते हैं, जिनको लगता है कि कोई बात नहीं नुकसान हो गया, मैं स्ट्रेटेजी बना के चलो। 2 काउंटर जो सबसे ज्यादा गिए जिसमें कि पीएसयूज थे। हाँ। अब पीएसयूज में आप उसमें देखेंगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगा, आपको बैंकिंग भी मिलेगा, आपको पावर भी मिलेगा। मत छोड़िएगा। और खास तौर से ये प्रोग्राम उनके लिए है जो नए लोग ये देख रहे थे कि जब ऊपर से गिरेगा तो मैं कब पकड़ूंगा, कब मैं ऊपर जाऊंगा, चढ़ूंगा, उनके लिए तो मौका है। मतलब कि जो नए इन्वेस्टर है उनको तो, जिन शेयरों को, एसबीआई के एक एग्जांपल मैं देता हूं फिर से। एसबीआई 950 रुपए पहुंच गया था, आज वापस 800 रुपए आ गया। मैं तो खुश हूं, कम से कम मैंने अपने क्लाइंटों को बोला, जो लोग कह रहे थे, जिनसे मैं कह रहा था कि रुकिए खरीदवाता हूं, उनसे कहा खरीद लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। आईओसी देखिए, बीपीसीएल देखिए, एचपीसीएल देखिए, डिफेंस में एचएएल देखिए, बीईएल देखिए, रेलवे काउंटर में आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन सब पे बाउंस बैक रैली इतनी फास्ट दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 30 से 35%, 40% का फंड आप जरूर डालिए। अगर नए इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपए मत डालिए, लेकिन 30-40 रुपए डालिए। पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप 30% के हिसाब से एवरेज जरूर कर लीजिए। 100 शेयर खरीद रखे थे, नुकसान आ रहा है, कोशिश करिए 20-25 शेयर इन भाव पे खरीद लीजिए। बजट तक ही आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। यही मेरा अगला सवाल भी है कि रिजल्ट ने तो बाजार को डरा दिया, तो अब क्या जो बजट है वो मार्केट में खुशियां लेकर आएगा? मैं गवर्नमेंट की बात अभी नहीं करता हूं, मैं फंडामेंटल पहले बात करता हूं। सरकार बनेगी, सरकार सेम बन रही है, दूसरी बन रही होती तो ये फाइंड आउट करते कि कौन चलेगा, कौन बिगड़ेगा, किससे रिलेशन अच्छे हैं, किससे खराब होंगे, वो स्पेकुलेशन होती।
अभी सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही, तो रिलेशन जब तक है ज्यादातर है उसमें थोड़ी रुकावट हो सकती है, पर वो अच्छे रहेंगे। अब फंडामेंटल की चर्चा यहाँ पर इस हिसाब से करें, क्या यूएस खराब हो रहा है? नहीं। अच्छी बात कहाँ पर है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम आ रहे हैं। अच्छी बात यह जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहा है। अच्छी बात यह कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि यूएस के बॉन्ड यील्ड अब कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह कि एफआईआईज अपने लो पे पहुंच चुके हैं और उनके पास अब ऑप्शन नहीं है भारत में वापस लौटने के अलावा। तो इतने फैक्टर पॉजिटिव हैं, उसका मजा लीजिए। ये आज जो हो चुका उसका दुख मत मनाइए। नुकसान प्रॉफिट आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आपके साथ चलेगा। आपको किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है ये आपके हाथ पे। बजट के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी से जिसको बनानी है? बिना सोचे समझे बजट के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्लान करिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए प्लान करिए, और मेरा ऐसा मानना है कि सेक्टर स्पेसिफिक पिक को जरूर पकड़िए। अब सेक्टर, अब हाँ, एक बात जो मैं इससे पहले बताना चाहूंगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि शायद उस सवाल पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपने पिछले 2 दिनों में ना सन फार्मा सेक्टर पे और एफएमसीजी सेक्टर पे जबरदस्त रैली देख ली। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। राइट, क्यों देख ली? क्यों फंस रहे हो? रिटेलर से पूछ रहा हूँ, क्यों फंस रहे हो? एक तरफ जाओगे, सर फंसना था तो 2 दिन पहले फंसना था। देखिए मैं बताता हूँ स्टैटिस्टिकली, निफ्टी के साथ एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर का जो कोरिलेशन है वो लगभग निगेटिव के बराबर या 0 के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी बढ़ेगी तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर बढ़ेंगे नहीं, उल्टा खड़े रहेंगे, या फिर थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर निफ्टी गिरी तो ये सारे बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये रीजन था कि रैली थी, उनमें रैली दिखाई दी। लेकिन आप गलत जगह पे गलत सवारी पकड़ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अब फार्मा और एफएमसीजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने पिछले 6 महीने में आपको रुला कर रखा था, अब फिर रुलाएगा क्योंकि आप हाई पे पकड़ लोगे। तो बेटर है कि उनसे दूरी बनाए, मत खरीदिए। अब ये लेवल खरीदने के नहीं है। दूसरी तरफ पीएसयूज में करेक्शन हो चुका, 20% का करेक्शन सब में देख लिया है। फिर से थोड़ा प्यार बढ़ाइए, भरोसा बढ़ाइए, बजट तक तो रखिए। बजट में कौन चलता है? शुगर, जिसे हम मीठा समझते हैं। मीठा और मीठा हलवे में मिलके हो जाता है जब बजट आता है, तो वहां पर पकड़ कर रखिए। रेलवे में सरकार कोई भी बने, उसके कॉस्ट को कुछ कम किया नहीं जा सकता, चलेगा। रेलवे और डिफेंस चलेंगे। तो जो करेक्शन मिला है ये लॉटरी है कि आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। तो 3-4 सेक्टर तो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए। आपको थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करिए और क्लियरिटी होगी। आपके इस प्रोग्राम की कड़ी को हम आगे शामिल करेंगे, बजट तक कुछ और देंगे जो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएगा। अडानी शेयर्स की अगर हम लोग खास तौर पर बात कर ले तो अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स कल 21% तक गिर गए हैं, जिनमें पहले 10% तक की रैली देखने को मिली थी, 21% तक डाउन हो गए हैं। आज फिर थोड़ा सा रिकवरी वो कर रहे हैं। अब आप अडानी शेयर्स को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राइट टाइम है अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस ये लेने का कि नहीं? देखिए भावना जी, मैंने एक बहुत सिंपल बात कही थी कि जो 20% गिरा है, हाँ, वो 5% चढ़ेगा। पहले इस थ्योरी को याद रखिए। मैं क्यों बताता हूँ उसके लिए। देखिए अडानी के साथ अगर चलेंगे तो आप अडानी की तरह ही चलेंगे। आप एक दिन के राजा बनेंगे जिसमें आप 20 लाख करोड़ पार करेंगे, और एक दिन में ही रंक बनेंगे जिसमें 20% का मार्केट कैप साफ होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में यही चेहरा बना रहेगा। जब आप दोस्ती के साथ चलते हैं तो आपको दोस्ती भी अच्छी लगती है, और जब दोस्त का नुकसान होता है तो आपको नुकसान भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सेंटिमेंट चलेगा। एग्जिट पोल वाले दिन ये सारे स्टॉक्स 15% बढ़ गए थे। अब 15% बढ़ने के बाद हमारे जो ये इन्वेस्टर लोग हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, उन्होंने सोचा, अब उनको ये लॉजिक समझ में नहीं, किसी ने नहीं बताया कि जब 7% का इंटरेस्ट आपको बैंक की एफडी पे मिलता है, वो भी 1 साल रखने के बाद, और एक दिन में 15% आ रहा हो, कितना लालच करोगे? लालच का फल जो आपने हमेशा और हमने बचपन से सुना है, आपने भी अपने बचपन में सुना होगा कि लालच का फल मीठा नहीं हो सकता। तो इतना लालच भी मत करो। अगर कोई ऐसी रैली दिखे तो उसमें प्रॉफिट बुक करना भी सीखो। डर और लालच, इसी से शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें उलट पुलट जाती हैं। बिल्कुल सही। सर आप अब लेकिन मैं एक जवाब यहाँ पे दे दूं। आप अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, इन पे नजर बनाकर रखो। जितना रिस्क आप लोगे उतना रिवार्ड पाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। जाते जाते एक टिप भी दे दी है। सर इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना के रखें, पहला सवाल। और दूसरा मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
कल भी मैं मार्केट को 100% पॉजिटिव देख रहा हूँ। सेक्टर स्पेसिफिक मैंने बातें कर ली हैं, उन्हीं सेक्टर को रिपीट करिए। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सही आपने सवाल पूछा, मुझे जो याद आ रहा है, मैं अपने सारे जितने भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मित्र यार हैं, उन सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे का पोर्टफोलियो मत झांकिए। दूसरे का पोर्टफोलियो का मतलब है आप जिन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो पे हैं और उनमें नुकसान आ रहा है, फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास 10 स्टॉक हैं, 10 स्टॉक में नुकसान आ रहा है, उन्हीं में एवरेज करने की सोचिए। दूसरे स्टॉक्स खरीद करके मत फंसिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन स्टॉक्स को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जो कल की भी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करिए, उन्हीं स्टॉक्स पे एवरेज करिए, उन्हीं स्टॉक्स में वापस प्रॉफिट भी बुक करिए, यही अभी करिए। बाकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलें तो सेल करने की गलती मत करिए, मार्केट में रिवर्सल वापस लौट आया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी आपने दी और बहुत जल्द एक बार फिर से आपसे हम मुलाकात करेंगे बजट से पहले। 7 जून के बाद भी आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो एकदम चमक जाएगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच के ना चलें, आप लॉन्ग टर्म में कैसा पैसा बना सकते हैं, आप इस चीज पर जरूर ध्यान रखें। बजट के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वो भी हमने डिटेल में समझ लिया है, मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट की चाल कैसे रहेगी और उस टाइम पर आपको क्या करना है वो भी हमने समझ लिया है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।